नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज और मैं हूं विवेक। स्वागत है आपका हमारी विशेष श्रृंखला ये किस्सा लालू का है में। लालू प्रसाद यादव की पहली मुलाकात राबड़ी देवी से कैसे हुई, कैसे लालू प्रसाद गौना के बाद राबड़ी देवी को अपने गांव से पटना लाने में कामयाब हो गए। यह किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी किताब गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में इसका बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया है। राबड़ी देवी से मुलाकात के बारे में लालू कहते हैं, 18 मार्च से कुछ दिन पहले मेरी पत्नी राबड़ी देवी फुलवरिया के घर में गौने के बाद आई। हालांकि हमारी शादी 1973 में बसंत पंचमी के दिन हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद हम एक साथ नहीं रह सकते थे। हमारे यहाँ प्रथा है कि शादी होने के बावजूद पति पत्नी गौना होने के बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। गौना अमूमन शादी होने के 1 साल बाद होता है, जिसमें पत्नी को पति के घर भेजा जाता है। लालू बताते हैं कि गौने की प्रथा उत्तर भारत के ज़्यादातर गांवों में आज भी प्रचलित है। हालांकि गौने की अवधि को अब कम कर दिया गया है ताकि शादी के बाद पति पत्नी ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर न रहें। इस तरह मार्च 1974 में हमारे घर आने से पहले मैंने राबड़ी देवी को नहीं देखा था। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वह एक साधारण साड़ी पहनी हुई थी और शर्म और भय से भरी थी। उसके पास जाकर मैंने कहा, बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उसका नेता हूँ। जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुँचना ही होगा। अगर मैं समय पर नहीं पहुँच पाया तो मुझे भगोड़ा या बिकाऊ घोषित कर दिया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। लालू आगे कहते हैं कि यह सब कुछ सुनकर राबड़ी ने कुछ नहीं कहा। मैंने पहली बार उससे बात की थी, इसलिए वह स्वाभाविक तौर पर चुप थी। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ खड़े होने के लिए पटना निकल गया। अब राबड़ी देवी गांव से पटना कैसे पहुंची, यह वाकया भी सुन लीजिए। लालू कहते हैं, पटना पहुंचने के बाद मैंने मेरे छोटे भाई सुखदेव को सुझाया कि वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में राबड़ी को भी हमारे साथ होना चाहिए। मेरे लिए राहत की यह बात थी कि वो मान गए और इस तरह राबड़ी पटना आ गई। हमारी शादी परिवार वालों ने तय की थी। मेरे गांव के एक ब्राह्मण पुजारी ने मेरे माता पिता को संभावित दुल्हन और उसके परिवार के बारे में बताया था। राबड़ी का परिवार नजदीक के गांव का था और उनकी आर्थिक स्थिति हमसे बहुत अच्छी थी। मेरे परिवार को इस रिश्ते के लिए राजी कराने के बाद पुजारी ने सूचना राबड़ी के परिवार वालों को दी। कुछ दिनों के बाद उसके परिवार के कुछ लोग हमारे घर आए और मुझे देखने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जैसी कि प्रथा होती है, उन्होंने हमारे रहन सहन, मवेशी, खेत आदि भी देखे, क्योंकि उनकी बेटी हमारे घर में आ रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तब मैं लुंगी और बनियान में था। ससुराल वालों को प्रभावित करने के लिहाज से वो अच्छा पहनावा तो कतई नहीं था। इसके बावजूद राबड़ी ने के परिवार वाले मेरी सरलता और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्हें कानों तक यह बात भी पहुंच चुकी थी कि मैं छात्र आंदोलन से जुड़ी छोटी मोटी शख्सियत बन चुका था। इस कारण मेरे प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। लालू यह कहते हैं कि मुझे देखने के बाद वे संतुष्ट होकर लौटे, लेकिन मेरी होने वाली पत्नी को देख पाने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था। उस दौर में लड़के को लड़की दिखाने का चलन नहीं था। बातचीत की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने एक बढ़िया तरीका यह निकाला कि मेरे एक विश्वसनीय दोस्त को राबड़ी के घर पर उसे देखकर आने के लिए भेजा। उसने लौटकर मुझे जानकारी दी। वह आश्वस्त करने वाली थी। तथ्य यह है कि नई दुल्हन के रूप में ससुराल आने पर उसे पारंपरिक पारिवारिक जीवन की कीमत पर अपने पति की व्यापक समाजवाद मुहिम के प्रति प्रतिबद्धता के दर्शन हुए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि समय बीतने के साथ साथ राबड़ी देवी मेरे जीवन की धुरी बन गई, जिसके इर्द गिर्द मेरा पूरा परिवार घूमता था। उसने मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता को समझा, उसकी तारीफ की और यह भी सुनिश्चित किया कि घर परिवार से जुड़े मुद्दे हल हो जाएंगे। उसके लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी, माँ और अब एक नानी के तौर पर राबड़ी देवी रिश्तों के हर पैमाने पर इस तरह खड़ी उतरी जिस तरह की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लालू आगे बताते हैं कि 18 मार्च को बेहद तनाव भरा दिन था। बिहार के विभिन्न हिस्सों में हजारों छात्र पटना में जमा हुए थे। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी थी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए हम विधानसभा के पास पहुंचे।
उसे 3 तरफ से घेर लिया गया था और अपनी मांगों के लिए हम लोग दबाव बनाने लगे। हम हिंसक नहीं थे लेकिन दृढ़ थे। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और अंत में गोलीबारी पर पुलिस उतर गई। पुलिस ने छात्रों का पीछा करना और गोली चलाना जारी रखा तो आंदोलनकारी इधर उधर भागने लगे। अनेक छात्र घायल हुए। पुलिस ने अनेक छात्रों का पीछा करने के उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच यह अफवाह फैल गई कि मैं पुलिस फायरिंग में मारा गया हूं। इस अफवाह से राज्य के बड़े हिस्से में लोगों और छात्रों के बीच असंतोष फैल गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों से लूटपाट और हिंसा की खबरें आई। मेरे मौत की खबर ने मुझे गांव के उस खेल की याद दिला दी जब मैं बच्चा था और मेरे भाई गुलाब राय मरने का अभिनय करते थे और फिर सही समय पर जीवित हो जाते थे। विधानसभा के एक छोटे से कोने में छिपे हुए ही मैंने देखा कि मुकुंद भाई साइकिल से आ रहे हैं। ये रोते हुए मुझे ढूंढ रहे थे। चुपके से उनके पास जाकर मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं जिंदा हूँ। घर जाकर राबड़ी से कहिए कि मैं जीवित हूँ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में मत बताइएगा। इस आंदोलन के बाद लालू यादव की गिरफ्तारी और मीसा भारती के जन्म और LLB की जेल से लालू की परीक्षा, लालू प्रसाद यादव का यह सब किस्सा भी बताएंगे आपको इस सीरीज के अगले अंक में। यह सीरीज आपको कैसी लगी? आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट की मौजूदगी से हमें हिम्मत मिलती है, इसलिए वक्त निकालकर कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे लालू प्रसाद यादव की जिंदगी की अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।